हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल दोनों पर। मेरे व्हाट्सएप चैनल का नाम भी सेम ही है, कैरियर पिक्सल, CAREERPIXXEL मेरे चैनल का नाम है। @कैरियर पिक्सल आप टेलीग्राम पर सर्च करना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और इसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको जितने भी सारे पीडीएफ होंगे वह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं जनरल स्टडीज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने किससे युद्ध किया था? तो तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। गियासुद्दीन को भारत में जो है सो तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। मंगोल आक्रमण को इसने 29 बार विफल किया था। किसने? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा जो है सो बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन का जो बिल आया था वह 1951 में लाया गया था। और इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 का क और अनुच्छेद 31 का ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। तो 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। संविधान संशोधन जो पहला हुआ था 1951 में, उसके द्वारा। तो आप लोगों को बताना है कि 9वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो प्रथमतः जो सो आपात स्थिति की घोषणा वह 6 महीने के लिए सीमित की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। तो निकोलस कॉपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? निकोलस कॉपरनिकस यह बताने के लिए कि ग्रह के चारों ओर सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। तो सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस ने यह बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा जिला जो है सो तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड भारत के कुमायूं प्रभाग का जिला है,
जो तिब्बत से नहीं लगता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा कहाँ से थे। तो बिरसा मुंडा जो है सो झारखंड के रांची से थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो रांची था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी बिहार का डालमिया किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत को छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन 94,000 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है सो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सो कौन सा जिला बिहार का सबसे छोटा जिला है। तो शिवहर जो है सो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो शिवहर है। ऑप्शन नंबर ए। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना। 1503 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक शेर खान बना। ऑप्शन नंबर सी 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना। तो शेर खान। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना। शेर खान। पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो पंचायत की जागीर बिहार के एक भाग में निश्चित ही वर्णित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पादशाहनामा में। पंचायत की जागीर पादशाहनामा में बिहार के एक भाग के रूप में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बिहार के सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया। तो इसका सही आंसर है यूएसए। ऑप्शन नंबर सी। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे का जो तकनीक है उसे कैसे जाना जाता है। तो उसे ब्लॉकचेन के द्वारा जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है। तो ब्लॉकचेन की मदद से जाना जाता है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन किसमें दिखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दात्र कोशिका और रक्तता में। ऑप्शन नंबर ए दात्र कोशिका और रक्तता में रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखता है। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है किसी पेड़ की उम्र की गणना हम कैसे करते हैं। तो ज़मीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर है कि ज़मीन के 1 मीटर ऊपर तने के घेरे का जो माप होता है उससे हम किसी पेड़ का उम्र का गणना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो पौधे का तना पौधे के हिस्से में भोजन को वितरित करने में मदद करता है और उसके साथ साथ किस चीज़ में मदद करता है। तो पौधे के तना में जो है सो भोजन का भंडारण भी होता है और पौधे को आकार देने में भी मदद करता है और भोजन के भंडारण में तो करता ही है, उसके बाद भोजन के वितरित करने में भी मदद करता है। तो इसमें से एक से अधिक क्वेश्चन आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी वाली जगह पर जो है सो उगते हैं। जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है कीटभक्षी पौधे वहाँ उगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृका कोशिका होती है। तो ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृका कोशिका द्विगुणित होती है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उत्पादन करती है। तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो प्रोटोप्लास्ट जो है सो पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति, इसे जो है सो प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक क्वथनांक इनमें से किसका होगा। तो H2O का होगा। सबसे अधिक क्वथनांक इनमें से H2O का होगा। अगला क्वेश्चन है, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस कौन कौन सी है। जब हम दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करते हैं तो गहरे भूरे रंग की जो है की गैस बनती है और यह गैस कौन सी है। तो यह गैस NO एवं O2 है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। नीलम जिसे हम लोग रूबी भी कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नीलम का या रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि हंसने वाली गैस किसे कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। हंसने वाली गैस किसे कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी, इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे के बुरादे में अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। तो इनमें से किसका पीएच मान 7 से अधिक है, गैस्ट्रिक जूस का, सिरका का या रक्त प्लाज्मा का। तो इनमें से सबसे अधिक पीएच मान रक्त प्लाज्मा का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि गैस्ट्रिक जूस और सिरका का पीएच मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर निम्नलिखित में से किसके वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा। इनमें से किसके वंचित हो जाने से यानी कि किसके अलग हो जाने से शरीर धन आवेशित हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने से जो है सो धन आवेश की प्राप्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से शरीर धन आवेशित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। तो कौन से तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान और फ़ारेनहाइट एक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में बनता है, ऑप्शन नंबर डी। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगला क्वेश्चन है ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है। वोल्ट, एम्पियर, वॉट। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ध्वनि को किस चीज़ में मापते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई का चयन करें। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, केजी पर सेंटीमीटर या मात्रक विहीन होता है या केजी पर घन मीटर या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपेक्षिक घनत्व का इनमें से कोई भी मात्रक सही नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का पहचान अमीटर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को किससे मापते हैं। तो अमीटर से मापते हैं। विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को अमीटर से मापते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो चावल है। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि इसका उद्देश्य है। समाविष्ट आर्थिक वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कौन करता है। तो इसका आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है सेवा स्रोत, ऑप्शन नंबर ए। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, तो सेवा स्रोत। अगला क्वेश्चन है किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी है जो छिपा हुआ हो को क्या कहा जाता है।
तो इसे जो है सो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, NSSO के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को इतना रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया, यह सही है। शहरी क्षेत्रों के लिए इतना रुपया प्रतिदिन परिभाषित किया गया, यह भी सही है। और ऑप्शन सी भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी इसका गलत है। तो यही जो है सो सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है वह पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? अक्टूबर 2020 में बिहार की बेरोजगारी दर क्या थी? तो 9.8% इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में धारा 348 क्लॉज 2 के प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केवल संसद के द्वारा उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में कौन बदलाव कर सकता है? तो केवल संसद जो है सो इसमें कुछ भी बदलाव कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो वह जो है सो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कौन सी है? तो 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के चीफ जस्टिस को कौन नियुक्त करता है? तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? कौन सा मौलिक कर्तव्य है यह पूछा जा रहा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण क्या यह मौलिक कर्तव्य है? यह बिल्कुल मौलिक कर्तव्य नहीं है। उसके बाद है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। तो यह मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन सी है, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ये भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। और ऑप्शन डी भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद किस में है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में है और भाग 3 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का पदावधि है, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकारी से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल का हटाना, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है। तो भाग 9 का ए पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्अवलोकन के आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है CFC और ऑप्शन डी है मीथेन। तो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो कमेंट में आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ओजोन आता है, CFC आता है और मीथेन आता है। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। तो इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं। तो इसे पाड़ी तंत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है। तो इनमें से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है। तो जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। तो यह नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे कि नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड राज्य में है, जो नागालैंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नतांगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नागालैंड में है और यह नागालैंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है
राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? किसने राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? यह क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि अधूरा है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा कि तमिलनाडु राज्य ने भारत में। अच्छा, इसके सॉल्यूशन से इसका क्वेश्चन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, मिट्टी खनिजों से भरपूर है, कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केरल की शांत घाटी संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो CAA के लिए नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और उसका निष्पादन जनगणना विभाग के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम। भारत के मिजोरम में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो इनमें से कौन से राज्य में सर्वाधिक नगरीकरण है? तो गोवा में जो है सो इनमें से सबसे ज़्यादा नगरीकरण है। अगला क्वेश्चन है विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो विश्व का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। अगला है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे पम्पास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के पठार के पास जो मैदान है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंपोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को कंपोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर सी। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज का घटक क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? तो दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? इनमें से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? तो वृहद ग्रह की श्रेणी में मंगल ग्रह नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्रों में स्थित है। ऑप्शन बी है, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। ऑप्शन सी है, यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। या इनमें से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? तो जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र पश्चिमी तट को कहा जाता है। तो जीटी त्रिवार्था ने भारत में एम प्रकार की जलवायु की श्रेणी में पश्चिमी तट को रखा है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। तो इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मैंगो शावर्स के रूप में जाना जाता है। तो गर्मी के समय में या ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून जो वर्षा होती है केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में, उसे मैंगो शावर्स कहा जाता है या आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ है? भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो गंगा का ऊपरी मैदान का दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण यमुना नदी करता है। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी करता है। अगला क्वेश्चन है, चुम्बी घाटी स्थित है। चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? तो चुम्बी घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। चुम्बी घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? तो चुम्बी घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? तो किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? तो रमाबाई को पंडित कहा गया था। रमाबाई एक समाज सुधारक थी जिन्हें पंडित कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए थे? तो मराठा और केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किए थे। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? बाल गंगाधर तिलक ने। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो आर्य समाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की अधूरा सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। तो पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कब की थी? तो जुलाई 1857 ईस्वी में पटना के पुस्तक विक्रेता
पीर अली ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो वीर कुंवर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर विलियम टेलर था। ऑप्शन नंबर ए, 1857 की क्रांति के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर विलियम टेलर था। अगला क्वेश्चन है मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब था। मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब किसे कहा जाता था? तो लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। दास्तान ए अमीर हफ्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर सैयद अली ने। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो फर्रुखसियर इसका सही आंसर हो जाएगा कि फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? तो सल्तनत काल के जो सिक्के थे वह चांदी और तांबा के बने हुए होते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने सद्गुणों के बावजूद रज़िया सफल नहीं हुई, उसका कारण क्या था? तो अपने सद्गुणों के बावजूद जो रज़िया सफल नहीं हुई उसका कारण था उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। स्त्री के शासन के नीचे उन लोगों को रहना नापसंद था, इसलिए जो है सो रज़िया सफल नहीं हो पाई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? तो यह बलबन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? तो प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। प्राचीनतम वेद कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। तो वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इनमें से कहाँ जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। अगला क्वेश्चन है आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो 900 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन के अनुसार 900 वर्षों तक सिंधु घाटी सभ्यता में बारिश न होने के कारण वह सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन का कारण बना।
और इस सेट का सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें से है कि पकी ईंट से बनी इमारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आप लोग अगर इतना वीडियो देख लिया है तो आप लोगों को सबसे पहले तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हो सके तो थोड़ा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो वह वीडियो भी जाकर ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू।